सलाम दोस्तों। जब भी आपको अमीर या रिच का वर्ड सुनाई देता है तो आपके जहन में कुछ स्पेसिफिक लोग आते हैं, जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, अडानी, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफे और ऐसे ही कुछ और लोग। लेकिन जब बात आती है रिच फैमिली की तो आपके जहन में सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली आती है या फिर इंग्लैंड की रॉयल फैमिली आती है। और वो इसलिए क्योंकि आप उनसे फेमिलियर हैं। आपको टीवी, मैगजीन्स और न्यूज़ पर हर जगह सिर्फ उन्हीं की ही बात होती हुई नजर आती है, इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि इनके अलावा आपने कभी किसी और फैमिली का नाम सुना ही नहीं कि कोई और फैमिली भी इतनी रिच हो सकती है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं उसके पास 1800 से भी ज्यादा लग्जरियस मेंशन है, 100 से भी ज्यादा प्राइवेट जेट्स हैं, यॉट्स हैं, सुपर कार्स हैं, बिजनेसेस हैं और बहुत कुछ है। इस फैमिली की नेटवर्थ एनुअली $400 बिलियन है या शायद उससे भी ज्यादा, जो इन्हें दुनिया की रिच लिस्ट में पहले नंबर पे ला देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपको इस फैमिली का नाम फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में कहीं भी नजर नहीं आएगा। दुनिया की हर बड़ी कंपनी में इनके शेयर्स हैं। ये फैमिली इतनी अमीर है कि इसने 90th और 20th सेंचुरी में ना सिर्फ पूरी की पूरी कंट्रीज को लोन दिया बल्कि उनके डूबने से भी बचाया। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो दुनिया में सबसे बड़ा और ओल्ड बैंक माना जाता है, उस बैंक को भी इस फैमिली ने लोन दिया है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं, ये एक रियल फैमिली की रियल स्टोरी है जिसका नाम है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। जी हाँ, रॉथस्चाइल्ड फैमिली ही दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है। ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली है बल्कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली भी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर ये लोग कौन हैं, कैसे इन्होंने इतनी ज्यादा वेल्थ जनरेट की, ये लोग इतने पैसे कहाँ पर स्पेंड करते हैं और आज के दिन में ये फैमिली कहाँ पर है। ये सभी बातें गहराई से जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं फ्रैंकफर्ट से। 23 फरवरी 1744 जब एक अश्कनाजी जूश फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मेयर एम्स्टेल रॉथस्चाइल्ड था। जूश फैमिली होने की वजह से उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जूश के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव और बुरा सलूक किया जाता था। फिर आया साल 1757 जब मेयर ने वहां के एक लोकल बैंक में काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त मेयर की उम्र तकरीबन 13 साल थी। कुछ ही सालों में उस बच्चे ने बैंकिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, जैसे फॉरेन ट्रेड्स, करेंसी एक्सचेंज, ऐसे ही बहुत सारे और बैंकिंग टर्म्स को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिए। जिसके बाद उन्होंने अपने शहर में कॉइन्स की ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। बिजनेस अच्छा चला तो उन्होंने बिजनेस बढ़ा दिया। उस वक्त मेयर ये बात बखूबी जानते थे कि दुनिया के हर शख्स को पैसे की जरूरत है और पूरी दुनिया पैसे के आगे झुकती है। उस पर्टिकुलर टाइम पर उन्होंने एक फाइनेंशियल कंपनी स्टार्ट की जो उस टाइम पर लोगों को लोन दिया करती थी। देखते ही देखते कंपनी बहुत बड़ी हो गई और उनके मेन बिजनेस, जो कि पहले कॉइन्स का बिजनेस था, उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई। यही वो टाइम था द ग्रेट रॉथस्चाइल्ड फाइनेंशियल डायनेस्टी की नींव रखी जाने वाली थी। मेयर उस वक्त कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले थे जो उनकी डायनेस्टी को आज तक बरकरार रखे हुए हैं। मेयर अपने फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे, क्योंकि 18वीं सदी के शुरू में पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था और मेयर इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे और उसकी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस नहीं किया। इसके लिए उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के अलग अलग शहरों में भेज दिया और उन 5 ने अलग अलग शहरों में जाकर रॉथस्चाइल्ड की फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी को स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसे मेयर ने की थी। देखने और सुनने में यूं लगता है जैसे 5 अलग अलग शहरों में अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन उनका वर्किंग बैलेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मानो वो 5 नहीं बल्कि एक ही बैंक हो। सभी एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से इंटरकनेक्टेड थे कि मानो जैसे एक ही बैंक काम कर रहा हो। ये वो शहर हैं जहां पर मेयर के बेटों ने अपनी फाइनेंशियल कंपनी स्टार्ट की, जिसमें पेरिस, वियतनाम, नेपल्स, फ्रैंकफर्ट और लंदन शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा कामयाब इनकी लंदन वाली ब्रांच हुई, क्योंकि उनको चलाते थे नेथन मेयर रॉथस्चाइल्ड, जो कि अपने 5 भाइयों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और काबिल थे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते थे बल्कि अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेते थे, जिसकी वजह से नेथन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए और काफी ज्यादा फेमस भी हो गए। जैसे उन्होंने जंग के चलते हुए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली जो और शायद कोई भी नहीं सोच सकता था। 18वीं सदी से पहले यूरोप और फ्रांस की जंग चल रही थी और जंग के टाइम पर किसी भी कंट्री को लोन नहीं मिलता था और यहीं पर नेथन ने अपॉर्चुनिटी देखी और डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को हाई इंटरेस्ट पर लोन देना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद रॉथस्चाइल्ड का बिजनेस आसमान छूने लगा। रॉथस्चाइल्ड जंग में भी किसी एक कंट्री को नहीं बल्कि लड़ने वाली दोनों कंट्रीज को लोन देने लगा, वो भी
हाई इंटरेस्ट पर, क्योंकि रोथस्चाइल्ड इस बात की इंपॉर्टेंस को जानते थे कि जिसकी कंट्री में वॉर होती है वहां की करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है और बुरी तरह से क्रैश भी हो जाती है। इसलिए उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में भी मजबूत पकड़ रखी थी और टाइम टू टाइम उसको सेल और परचेज करते रहे, जिन्होंने बहुत ज्यादा फायदा दिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ, तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। रोथस्चाइल्ड का नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस वक्त पूरे ब्रिटिश में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किसी का भी नहीं था, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रोथस्चाइल्ड का इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो ये तक प्रेडिक्ट कर देते थे कि कौन सा मुल्क किस मुल्क पर हमला करने वाला है, और यहाँ तक भी कि कौन सा मुल्क जंग जीत चुका है, ये इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट से पहले रोथस्चाइल्ड को मिल जाती थी। रोथस्चाइल्ड के इसी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को लेकर एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी हुई है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने वो स्टोरी सुनी भी होगी, जो वाटरलू बैटल और नेपोलियन की स्टोरी है। जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनको मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं कि नेथन को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि नेपोलियन जंग हार चुके हैं, बट उन्होंने कंट्री में ये रूमर फैलाना शुरू कर दिया कि नेपोलियन जंग जीत चुके हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगी। आम लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए नेथन ने अपने शेयर्स भी बेचने शुरू कर दिए, और देखते ही देखते लोगों ने यकीन करते हुए अपने शेयर्स भी बेचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में शेयर्स की डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई और स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगी। ठीक उसके नेक्स्ट डे में नेथन के एजेंट्स ने वो सारे के सारे शेयर्स कौड़ियों के दामों में खरीदने शुरू कर दिए, और जब ब्रिटिशर्स को खबर मिली कि वो जंग जीत चुके हैं तो स्टॉक मार्केट वापस नॉर्मल हो गई, बल्कि बूम पर आ गई, और नेथन के कौड़ियों के दामों खरीदे हुए शेयर्स आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे। इस तरह नेथन ने इंफॉर्मेशन का भरपूर इस्तेमाल किया और स्टॉक मार्केट में भी अपनी मोनोपोली कायम कर दी। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 19th सेंचुरी में, जब रोथस्चाइल्ड का बिजनेस सिर्फ लोन देने की हद तक नहीं रह चुका था, बल्कि उनका बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था। जैसे ऑयल की इंडस्ट्रीज, रेलवे और बहुत सी ऐसी कंपनीज में उन्होंने पैसा लगा दिया था। मुख्तलिफ सोर्सेज से ये बात भी पता चलती है कि पूरे यूरोप में रेलवेज और रोड्स को भी रोथस्चाइल्ड फैमिली ने ही फाइनेंस किया है, यानी उनके दिए गए लोन के पैसों से ही गवर्नमेंट ने रेलवे, स्पोर्ट्स, रोड्स और ऐसी बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों को कायम किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी फैमिली जिन्होंने शुरुआत चंद सिक्कों से की थी और देखते ही देखते उन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि पूरी की पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोन दे रही हैं। जो कंट्री आज दुनिया में सुपर पावर बनकर बैठे हुए हैं, वो भी रोथस्चाइल्ड से लोन लिया करते थे, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और बहुत से ऐसे मुल्क शामिल हैं। दोस्तों, रोथस्चाइल्ड की वेल्थ का राज उनकी डाइवर्सिटी है। वो सिर्फ लोन्स के बिजनेस की हद तक ही लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ पूरी तरह अपडेट किया। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने वीडियो में पहले आपको बताया कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, उस वक्त रोथस्चाइल्ड ने इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, जिसने उन्हें मोटा रिटर्न भी कमा कर दिया और आज तक कमा के दे रहा है, जिसमें कोल माइनिंग, ऑयल इंडस्ट्रीज, रेलवेज, आयरन वर्किंग और ऐसी बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। और टॉप ऑफ द लाइन उनको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इन पर कोई भी गवर्नमेंट हाथ नहीं डालती थी। वो क्यों, मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा था, क्योंकि गवर्नमेंट खुद उनसे लोन लिया करती थी, और सिर्फ इक्का दुक्का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मैक्सिमम मुल्क उनसे लोन लिया करते थे। इसलिए इन पर कभी किसी गवर्नमेंट ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। रोथस्चाइल्ड इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे कि अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मानती थी तो ये किसी दूसरी गवर्नमेंट से कहकर उन पर हमला भी करवा देते थे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जंग तक करवा सकते थे। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब अमेरिका के खिलाफ ब्रिटेन ने जंग छेड़ी तो बताया जाता है कि उसके पीछे भी रोथस्चाइल्ड का ही हाथ था, क्योंकि अमेरिका ने रोथस्चाइल्ड के बैंकिंग चार्टर को एक्सेप्ट करने से या फिर रिन्यूअल करने से मना कर दिया था। तो आप यहाँ से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फैमिली कितनी ज्यादा वेल्थिएस्ट और कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर ये फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो आज उसका नाम हमें क्यों सुनाई नहीं देता, और आज के टाइम पर ये फैमिली कहाँ पर है। तो देखिए, रोथस्चाइल्ड फैमिली आज भी उतनी ही इन्फ्लुएंशियल है जितनी 18वीं सदी के टाइम पर थी। रोथस्चाइल्ड आज भी सीक्रेटली काम कर रही है और उस फैमिली के ना चाहने की वजह से आपको उस फैमिली का नाम कॉमनली सुनाई नहीं देता। अब आज के दिन में रोथस्चाइल्ड फैमिली कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है उसके लिए भी हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल मौजूद है। फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रोथस्चाइल्ड के फॉर्मर एम्प्लॉय थे और उनके प्रेसिडेंट बनने में रोथस्चाइल्ड का ही हाथ है, जो 2017 से लेकर अब तक फ्रांस के प्रेसिडेंट है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोथस्चाइल्ड
फैमिली आज भी उतनी ही इन्फ्लुएंशियल है। अब जानते हैं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली आज के दिन कहाँ है और उनके बिजनेस कौन रन कर रहा है। तो देखिए, रॉथस्चाइल्ड फैमिली अब छोटी फैमिली नहीं, उनके मेंबर्स 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की सबसे ओल्डेस्ट मेंबर जो अभी रिसेंटली 2 महीने पहले 26 फरवरी 2024 को इस दुनिया से चले गए, उनका नाम जेकब रॉथस्चाइल्ड था। उनके बाद उनके बेटे नेथानियल रॉथस्चाइल्ड जो कि स्विट्जरलैंड में एक कंपनी रन करते हैं जिसका नाम बैरन टाइटल है। उसके बाद आते हैं सर एवेलिन दी रॉथस्चाइल्ड जो 7 नवंबर 2022 को इस दुनिया से चले गए और अब उनके बेटे डेविड दी रॉथस्चाइल्ड बिजनेस रन करते हैं। तो यही है दोस्तों रॉथस्चाइल्ड फैमिली की बैंकिंग डायनेस्टी जो शुरू हुई थी मेयर एम्स्चाइल्ड रॉथस्चाइल्ड से और आज 200 साल बाद भी उसी तरह से चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़े और हमारा चैनल भी बड़ा हो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें।